प्रियंका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका पॉलिटी का नाइन फोर्थ यूनिट है, एट्थ क्लास का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमें संसद क्यों चाहिए। ये हमारा चैप्टर रहा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संसद किसे कहते हैं। तो संसद हमें क्यों चाहिए। तो संसद और जनता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संसद क्या है। तो भारत में जो शासन व्यवस्था के तहत संसदीय प्रणाली को अपनाया जाता है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो संसद है, संसद में ही जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से भागीदारी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भारत देश है वो काफी बहुत लंबे चौड़े जनसंख्या वाला देश है। तो सारे लोग किसी भी चीज की अपने अधिकार के लिए एक साथ अपना अधिकार नहीं रख सकते हैं। तो क्या है कि इतने ज्यादा जनसंख्या वाले देश में सभी जनता अपने अपने प्रतिनिधित्व चुन के संसद में भेजते हैं और वे उन जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि संसद में ही जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से भागीदारी करती है। स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो भारत में किसी भी नागरिक को ऐसी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थी जिसमें वे अपने प्रतिनिधित्व को चुन के अपने अधिकार की बात कर सके। तो लेकिन क्या कहते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व की ये बात कही जा रही थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से क्या हुआ कि संसद बनाया गया जिसमें यहाँ देखते हैं पहले कि स्वतंत्रता से पूर्व क्या था। ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के दौरान भारत के नागरिक को किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं था कि वे अपने को किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान ने संसद को कानून निर्माण का सर्वोच्च संस्था के रूप में प्रस्तुत किया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था को क्या कहते हैं, तो संसद जो है वो कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। सर्वोच्च संस्था मानी जाती है वो आपका संसद है। संसद में ही जो भी जनता है वो अपने प्रतिनिधित्व को चुन के भेजते हैं। संसद के तीन महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं। अगर संसद के महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीन उनके महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। राष्ट्रपति के लिए संविधान में एक प्रावधान है, अनुच्छेद 52। इसमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है। इसको कार्यपालिका का प्रधान किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इनको कैसे चुन के लाया जाता है। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, फिर राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी पुडुचेरी के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये सभी निर्वाचित सदस्य मिलके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। अब अगला हम देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन किस व्यक्ति को बनाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होती है। तो सबसे पहले क्या है कि उसे भारत का नागरिक होना पड़ता है। जो भी राष्ट्रपति के पद पर होगा, सबसे पहले वो कहाँ का नागरिक होगा, उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है, होना जरूरी है। दूसरा है कि वह लोकसभा के सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। तीसरा है उसे किसी भी सरकारी लाभ पद पे वो ना होना चाहिए, वो किसी भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति की टोटल अवधि कितनी होती है।
कितने साल के लिए चुनी जाती हैं? तो 5 वर्ष उसकी टोटल अवधि होती है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश की जाती है। जो भी धन विधेयक पास किया जाता है वो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में लाया जाता है। उच्चतम जो न्यायालय है कि उनके मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये सब पॉइंट आपको एक बार देख लेना होगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। वो निर्विरोध चुने गए थे। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, स्थल, जल और वायु, तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्वाहन उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। उनके जो निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है उसका निपटारा कहाँ किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछा गया था कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ ग्रहण दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री की सलाह लेके ही उसकी नियुक्ति करते हैं। अब कुछ संशोधन किए गए थे संविधान में, जैसे आपका संशोधन 42 में, संविधान संशोधन में क्या कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद होंगे की सलाह के को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया जाएगा। जो राष्ट्रपति हैं वो कोई भी निर्णय अपने मन से नहीं ले सकते, उनको मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी होंगे। 44वें जो आपका संविधान संशोधन है उसमें क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने का भी कह सकता है कौन? मंत्रिपरिषद। फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ये सब राष्ट्रपति के कार्य बताए गए हैं। अब आगे देखते हैं कि जो सभी दशाओं में जो मृत्यु दंड दी जाती है उसको क्षमा करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वो चाहे तो किसी भी को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चला के उसको उनके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा क्या है? तो यह भारतीय संसद जो विधायिका होती है का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। लोकसभा को निचला सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की टोटल सीटें, सदस्य कितनी होती हैं? लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 545 टोटल सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें से 552 अधिकतम हो सकते हैं। 545 में से 543 सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, वो चुनाव के द्वारा चुन के आए जाते हैं। और बाकी बचे 2 जो पद है उसके लिए 2 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं आंगल भारतीय से। भारत में 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान 14वें जो लोकसभा चुनाव होने वाले थे उसमें सबसे पहली बार ईवीएम मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसका प्रयोग किया गया था। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है, लेकिन परंतु समय से पूर्व भी लोकसभा को उसके कार्यकाल को भंग किया जा सकता है। लोकसभा की बैठक नियत समय पर बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये आपको याद रखना होगा। वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो आपका 17वीं लोकसभा चल रही है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन या
सदन कहा जाता है। इसकी टोटल जो सीट है वो कितने हैं, 245 सीट है, जिसमें से लेकिन 252 जो है वो अधिकतम सीट हो सकती है, 252 अधिकतम है, अधिकतम सीट है। 245 जो है सदस्य निर्वाचित होते हैं, सदस्य में से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, 245 निर्वाचित होते हैं, जबकि 233 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें से 233 निर्वाचित होते हैं और जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि किस क्षेत्र से होते हैं, ये साहित्य, साहित्य, कला, खेल, इन सब क्षेत्रों से, खेल, विज्ञान, इन सब क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 233 सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो आप जानेंगे कि लोक राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब अगला हम देखें कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन होती है। राज्यसभा कैसी सदन होती है, अस्थाई सदन होती है। इसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा में देखा जाता है कि जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं। और राज्यसभा के सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा के सभापति करते हैं, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपका जग जगदीप धनखड़ है। ये आपका लोग संसद के बारे में था। संसद के कितने पार्ट होते हैं, अंग कितने होते हैं, तो संसद में 3 अंग होते हैं। आपका पहला हो जाता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में आप जान चुके हैं कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उसके लिए संविधान में प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उनका चुनाव की प्रक्रिया आप जान गए कि दोनों जो जो भी सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो चुने हुए सदस्य होते हैं, प्लस विधानसभा का जो चुना हुआ सदस्य होता है, फिर केंद्र शासित प्रदेश के चुने हुए सदस्य, ये सभी मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन लोग बन सकते हैं, इसकी योग्यताएं क्या क्या होती है राष्ट्रपति बनने की। तो 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, वे व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। दूसरा है कि वो लोकसभा के सदस्य बनने लायक होनी चाहिए। तीसरा है सरकारी लाभ के पद पे वो आसीन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, पदावधि उसका 5 वर्ष के लिए होता है। जो भी धन्य विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति के अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। फिर मुख्य न्यायाधीश का चुनाव कौन करता है, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देश के पहले राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह से ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला हम देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट जो है जो आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, कि जैसे संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वो आपका राष्ट्रपति का कार्य है ये सब बुलाने का। अब नेक्स्ट जो आपका है कि दूसरा कौन सा अंग आता है, लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है या प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न या प्रथम सदन कहा जाता है।
लोकसभा में कुल सीटें कितनी होती है? तो 545 होती है, अधिकतम आपका 552 होता है। जिसमें से 545 में से 543 जो सीटें होती है उसको निर्वाचित किया जाता है। इस सीट पे निर्वाचित सदस्य आते हैं और दो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आंगन भारतीय से। जो भारत ईवीएम मशीन कब आया था? तो 2004 में लाया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। अगला हम देखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष ही जो बैठक होती है लोकसभा का उसको बुलाने का कार्य कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला देखते हैं कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। फिर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कौन से सदन मानी जाती है? ये द्वितीय सदन या उच्च सदन इसको कहा जाता है। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी होती है? तो 245 इसकी कुल सीटें होती है, लेकिन 252 इसकी अधिकतम सीटें होती है। तो 245 में से जो है सीट, उसमें से 233 सीट पे जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होके आते हैं, और जो 12 सीटें हैं उस पे 12 सदस्यों का चुनाव मनोनीत किया जाता, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये किस क्षेत्र से होते हैं? ये आपका मेनली कला, साहित्य, आपका खेल हो, सेवा सेवा क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों से इस पे सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। इन 233 सदस्य जो हैं वो कितने अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। इनका समय काल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य जो सभा है उसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर होते हैं। राज्यसभा के सभी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति करता है, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो अभी वर्तमान में देखें तो भारत का उपराष्ट्रपति आपका जगदीप धनखड़ है। तो ये आपका संसद के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो ये आपका टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग। और ये सारे टॉपिक खत्म होने के बाद हम इस सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम लोग कंटेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सारे चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लेवल के हिसाब से हम क्वेश्चन तैयार करेंगे। फिर उसको अगले वीडियो में इन सारे कंटेंट खत्म हो जाने के बाद सारे चैप्टर, आप लगभग सारे चैप्टर खत्म ही होने वाले हैं, एक तो बचा हुआ है पॉलिटी का। ये खत्म करने के बाद हम लोग इसके बारे इस चैप्टर का बाकी सारे इस पूरे पॉलिटी के चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि आपका अब एग्जाम का फॉर्म भी आ गया है, तो अब मेरे ख्याल से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी अच्छा खासा आपके पास टाइम है। तो आप डीपली आप इन सारे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। फिर उसका लास्ट में हम लोग PYQ करेंगे। फिर आप एग्जाम अच्छे से दीजिएगा और आपको अच्छा नंबर भी आ जाएगा। ये सारे नोट्स आपके NCERT बुक से बनाया गया है। तो चलिए अब ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।